बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहां खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौकफ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौकफ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौकफ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे। ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। काजी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रिजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए
आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजायका खेज दास्तान है। लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सुतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत कर सका। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। यह ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली था, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए मैं वेलकम करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचक ज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब और दीगर कुछ और लोग हैं, वो इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब उनसे शायद मुलाकात भी करेंगे अगर सिस्टम ने इजाजत दी तो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, वाकई सूरत हाल वहां तक पहुंच गई है कि अब इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी। यानी नजम सेठी साहब हो गए और कुछ और भी सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादातर वो रिपोर्टिंग करते रहे और उनका बयानिया इमरान खान साहब से मुतसादिम रहा है। यह नजरियाती इख्तलाफ रहा है और यह सबका हक होता है। यानी अगर किसी को इमरान खान साहब के नजरिए से इख्तलाफ है तो वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है अपना, और अगर मुझे किसी के नजरिए से इख्तलाफ है तो मैं भी ये हक इस्तेमाल कर सकता हूं अपना। तो यही आजादी इज़हार राय होती है। लेकिन बाद लोग जो है वो जब साजिशों का हिस्सा बनते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। नजम सेठी कहते हैं 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकमुका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अब ये मान रहे हैं कि अब रास्ता ही कोई नहीं है, इन्हीं इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 2 स्टेटमेंट उनके आए। एक तो ये पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब ही रुकावट है। एक तो वो अब नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं निस्बतन उठाते हैं। तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक अंडा मारा गया अलीमा खानम को जब वो बात कर रही थी मीडिया से। तो चंद चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है तो वो जरा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते। लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। ऐसा पहले नहीं होता। ये मैंने कंफर्म किया, सब लोगों ने, जर्नलिस्ट और पीटीआई के लोग सबने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी आज कुछ ऐसा होना था जिसके लिए पुलिस का घेरा वहां पे पड़ा हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं होता। फिर वहां पे चंद ऐसे लोग थे जो नामालूम अफराद थे, सफेद कपड़ों में थे, जिन्हें कोई नहीं जानता, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे, मौजूद थे। फिर खवातीन जो वहां मौजूद थी उन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहना हुआ था। इन खवातीन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वकील हैं जिनका नाम है एडवोकेट ताबिश, उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा पुलिस को यह कहा कि ये जो दुपट्टे वाली खवातीन है ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, ये कहां से आई हैं। उन खवातीन ने ना कोई सवाल किया ना कोई जवाब किया, वो पीछे जाके खड़ी होगी मीडिया की बैक साइड पे, और पुलिस ने वहां पे घेरा डाला हुआ था। पुलिस किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। अचानक उनमें से एक खातून ने एक अंडा फेंका जो अलीमा खानम को आकर लगा, और उसके बाद फौरी तौर पे वो खवातीन भागी अपनी गाड़ी की तरफ जो पहले से तैयार थी। पीटीआई के वर्कर खवातीन के पीछे भागे। जैसे ही वो खवातीन के पीछे भागे तो पुलिस ने खवातीन को कॉर्डन किया और उनको बचाया।
वो जो सादा कपड़ों वाले लोग थे उन्होंने भी खवातीन को फैसिलिटेट किया और फौरी तौर पे गाड़ी में बिठा के वहां से रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारे। और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई है, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान आया जी कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर जनाब कोई जवाब ना हुआ तो उसके बाद जो है वो ये अंडा चल गया। अब मामला यह है कि वहां जितने लोग मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और वहां पे कोई एहतजाज करने वाले लोग अगर अडियाला जेल मौजूद थे तो वहां मौजूद होते। अलीमा खान से एहतजाज करने का क्या उनका तुक है? अली अमीन गंडापुर रोजाना आपको दिखाई देता है, वहां पे आप एहतजाज करें। ये सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम लगता है। इससे पहले खुसरों से भी हमला करवाया जा चुका है। इन्होंने खुसरे भी इस्तेमाल कर लिए, बंदूकें भी इस्तेमाल कर ली, औरतें भी इस्तेमाल कर ली, सारा कुछ करके देख लिया है। इमरान खान तो इनसे नहीं टूटता। लेकिन मैं ना PMLN पे हैरान हो रहा हूं। जो सियासी जमातें हैं ना उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी होना, और PMLN के साथ हुआ है। ये जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत है तलाल चौधरी, उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि जनाब ये तो पहले PTI ने कल्चर मुतारफ करवाया। जनाब उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि ये जो स्याही वाला, जूते वाला, हमले वाला और ये सारी चीजों वाला, अंडे वाला, ये PTI ने। तो मैं जरा चंद वाकया जिनका वो हवाला दे रहे मैं बता देता हूं। नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मारा गया एक मस्जिद में। नवाज शरीफ को जिस शख्स ने जूता मारा वो एक मजहबी जनूनी था, ताल्लुक एक सियासी ग्रुप से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक इंसाफ ने इस वाकये की मजम्मत की थी। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, उनका मुंह काला किया गया। ये हरकत करने वाला एक मजहबी सियासी जनूनी था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, एक मजहबी जनूनी ने यह किया था। एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली। गोली चलाने वाला बंदा बाद में जो पकड़ा गया वो एक मजहबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक था, वो खुद भी एक जनूनी था। खुद तलाल चौधरी को दौरान तंजीम साजी मार पड़ी। मारने वाले लोग बलूचिस्तान से थे और उन्होंने जो फेंटी लगाई उसके बाद उन्होंने उसको ओन किया कि जी हमने तलाल चौधरी को फेंटी लगाई है। वो आज तक बेचारा अपनी तंजीम साजी को रोता है और उस तंजीम साजी का उसको इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीजें जो हुई हैं PMLN के साथ, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। लेकिन जमहूरियत में क्या होता है, आप अपनी जबान से सवाल करते हैं, आप पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक तरीकाकार है, उससे आप पूछते हैं। आप सोशल मीडिया पे पूछते हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत गंद है और हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गंद है। जितनी गंदी गालियां देने वालों को मरियम नवाज फॉलो करती है, उतनी गंदी गालियां देने वाले को कोई और सियासी जमात का लीडर फॉलो नहीं करता। यानी बिलावल कभी गंदी गालियां देने वालों को मुझे नहीं लगता कि शायद फॉलो करता होगा। मरियम नवाज हर गंदी गालियां देने वाले ट्विटर अकाउंट को वो फॉलो करती है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफा निकाल के आपको दिखाया है। इमरान खान ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करते। लेकिन ये बहुत गंद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद है। ये मारते हैं गंद। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे लोगों के ऊपर बात पर्सनल लेवल का अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उससे किसी को ऐसे चोट नहीं लगती। ये जो कुछ हो रहा है ना, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही बेनजीर के साथ किया गया, बेनजीर की वालदा के साथ किया गया, मरियम नवाज की वालदा, ये सारा गंद पाकिस्तान में हमेशा से पड़ा हुआ है। आज इमरान खान सबकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये करती कौन है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये करती है और सियासतदान हमेशा इसके अंदर एक दूसरे को गंदा करते हैं सहूलतकार बन के। तो इन सिलसिलों को रोकना चाहिए और तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये होगा तो वापस भी आएगा और सूद समेत वापस आएगा। वीडियोस में बाकायदा साबित हो रहा है कि खवातीन को प्लानिंग के साथ लाया गया और फिर उनको सहूलत दी गई, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही भी की थी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि मीडिया की मौजूदगी में जब कैमरे ऑन होंगे तब अंडे मारे जाएं या अंडा मारा जाए अलीमा खानम को। अब मीडिया ने इसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाया। हालांकि जो
अलीमा खानम ने आकर बाहर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की कि जनाब अलीमा खानम को अंडा पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएज और एमपीएस को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना, ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने एमपीएस का जत्था लेकर, तमाम एमएनएस को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वह मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने एमपीएस और अपने अराकीन को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।